ठीक है, 2 वक्त थे, एक जब आप 3 साल के थे और एक अब। आखिर आप कैसे इतने बड़े हो गए? क्या ये आपके सेल्स हैं जो साइज में बड़े हो गए, या कोई और बात है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सेल थ्योरी स्टेट करती है न्यू सेल्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद सेल से बनते हैं, या दूसरे अल्फाज में सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। सेल डिवीजन की 2 टाइप्स हैं, माइटोसिस और मियोसिस। इस वीडियो में हम माइटोसिस को समझेंगे। जब एक सेल डिवाइड होकर 2 आइडेंटिकल नए सेल्स बनाता है तो उसको माइटोसिस कहते हैं। डिवाइड होकर बनने वाले न्यू सेल्स को डॉटर सेल्स, और जिस सेल से न्यू सेल्स डिवाइड होकर बनते हैं उसको पेरेंट सेल कहा जाता है। एक अहम बात यह है, माइटोसिस से हमेशा आइडेंटिकल सेल्स ही बनते हैं। यानी अगर स्टमक सेल्स माइटोसिस के जरिए डिवाइड हुए हैं तो बनने वाले सेल्स भी स्टमक सेल्स ही होंगे। ये नहीं हो सकता कि स्टमक सेल्स डिवाइड होकर लिवर सेल्स बना दें। यहाँ एक अहम चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स डीएनए के पैकेट्स हैं। इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हैं जो कि एक पॉइंट पर मिलते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। माइटोसिस से पहले न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स इस तरह नहीं होते। ये नूडल की तरह न्यूक्लियस में बिखरे हुए होते हैं। अलबत्ता डिवीजन के वक्त ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसे काइनेटोशोर कहा जाता है। इस प्रोटीन का क्या फंक्शन है ये हम आगे समझेंगे। माइटोसिस सेल साइकिल का एक हिस्सा है। सेल साइकिल एक प्रोसेस है जिसके जरिए सेल्स ग्रो करते हैं, अपने आप को कॉपी करते हैं और मेनली माइटोसिस करते हैं। सेल साइकिल के 2 मेन पार्ट्स हैं, इंटरफेस और माइटोटिक फेज या सिंपल माइटोसिस। सेल साइकिल में इंटरफेस तकरीबन 90% और माइटोसिस तकरीबन 10% होता है। इंटरफेस एक प्रिपरेटरी फेज है। इसमें सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड होने की तैयारी करता है। चूंकि एक सेल ने 2 सेल्स में बदलना होता है तो सेल इंटरफेस में बड़े होते हैं, डिवीजन के लिए कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं और कुछ और अहम काम करते हैं जिनसे इनको डिवीजन में मदद मिलती है। लेकिन जो काम सबसे इम्पोर्टेंट है वो डीएनए रेप्लिकेशन है। एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स नूडल की तरह तो होते ही हैं, लेकिन अगर इनको कंडेंस किया जाए ऐसी हालत में तो ये इस तरह नहीं नजर आते, बल्कि ये इस तरह नजर आते हैं। जी हाँ, इसमें सिर्फ एक क्रोमेटिड होता है। लेकिन चूंकि एक सेल ने 2 सेल्स में डिवाइड होना है तो इसको अपने क्रोमोसोम्स को भी डबल करना पड़ेगा ताकि दोनों सेल्स के पास नॉर्मल क्रोमोसोम्स ही आए। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। कंसीडर करें कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, एक नॉर्मल क्रोमोसोम जिसमें सिर्फ एक क्रोमेटिड है। लेकिन क्रोमोसोम को इस बेसिस पे नहीं गिना जाता कि इसमें कितने क्रोमेटिड्स हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि इसमें कितने सेंट्रोमियर्स हैं। इस क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर है, इसलिए ये एक क्रोमोसोम है, एक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें एक क्रोमेटिड है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस क्रोमोसोम को 2 क्रोमेटिड्स वाले क्रोमोसोम में बदल दें? ये अब भी एक क्रोमोसोम ही है, क्योंकि इसमें अभी भी एक सेंट्रोमियर ही है। अलबत्ता अब ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं। एक ह्यूमन के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जाहिर है इंटरफेज में डुप्लीकेट होने से पहले इनमें सिर्फ एक क्रोमेटिड है। अब जब ये इंटरफेज में डुप्लीकेट होते हैं तो अब भी ये 46 क्रोमोसोम्स ही हैं, क्योंकि अभी भी 46 सेंट्रोमियर्स हैं। लेकिन अब 92 क्रोमेटिड्स हो चुके हैं। अलबत्ता याद रखें कि एक नॉर्मल सेल में कभी भी इस अपीयरेंस में क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। ये नूडल की तरह होते हैं, इंटरफेस में अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं और फिर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अब सेल साइकिल के दूसरे पार्ट माइटोसिस की तरफ चलते हैं। माइटोसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस के मजीद 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसको पीमैट से याद रखा जा सकता है। ये सिर्फ एक एनक्रोनिम है जिससे ये आपको याद रहेंगे। तो P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टेलोफेज। माइटोसिस प्रोफेज से स्टार्ट होता है। प्रो का मतलब बिफोर होता है। प्रोफेज क्योंकि ये बिगिनिंग स्टेप है, न्यूक्लियस अभी तक कायम है और ये आगे जाकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये एक स्टेज है जहां ये एक्चुअली अभी तक कायम है। क्रोमोसोम्स विजिबल हैं, इनफैक्ट
हम कहते हैं कि ये कंडेंस हो रहे हैं, जिसका मतलब है ये क्वाइल हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं, विजिबल हैं। अगली स्टेज है मेटाफेज, एम फॉर मेटाफेज, लेकिन मैं इसको एम फॉर मिडल से भी याद रखता हूँ, क्योंकि इस स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को सेल के मिडल में ला खड़ा करती हैं, मेटाफेज प्लेट पर। ये काइनेटोशोर प्रोटीन का फंक्शन इंट्रोड्यूस करने का बेहतरीन वक्त है। इसका मेन फंक्शन ये है कि स्पिंडल फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम्स को मूव करते हैं, इसी काइनेटोशोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। इस स्टेज में न्यूक्लियस खत्म हो चुका है। बेसिकली मेटाफेज में क्रोमोसोम्स सेल के मिडल में वेट कर रहे हैं। इसके बाद एनाफेज, ए फॉर अवे। क्रोमोसोम्स यहाँ सेल के मिडल से दूर, सेल के मिडल से अवे, पोल्स की तरफ मूव करते हैं। एक क्रोमोसोम्स के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ये खुद से मूव नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा स्पिंडल्स की वजह से हो रहा है। ये स्पिंडल्स फाइबर्स हैं जो कि क्रोमोसोम्स को मूव करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट फेज, टी फॉर टेलोफेज। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स सेल के ऑपोजिट एंड्स पर पहुंच चुके हैं और न्यू न्यूक्लियाई बन रहे हैं दोनों तरफ। मैं टी को 2 से याद रखता हूँ, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि अब 2 न्यू सेल्स बन रहे हैं और ह्यूमंस में यहाँ 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और याद रखें कि ये आइडेंटिकल हैं। इसी के साथ क्रोमोसोम्स वापस अनकॉइल होकर क्रोमेटिन फाइबर्स बनाने लगते हैं। अब साइटोकिनेसिस साइटोप्लाज्म को मुकम्मल तौर पर 2 सेल्स में डिवाइड कर देता है। एक आखिरी चीज़, ये अहम क्यों है? सबसे पहले तो ग्रोथ के लिए माइटोसिस बहुत ज़रूरी है, यानी सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते जाते हैं और इस तरह माइटोसिस ग्रोथ में मदद करता है। तो ये एक रीज़न है कि क्यों आप वक्त के साथ साथ बड़े होते जाते हैं। एक और चीज़ जिसमें माइटोसिस मदद करते हैं वो सेल रिपेयर है। न्यू सेल्स डैमेज सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं।